जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई जैसे कि आप जान रहे हो, कल ही हमारा एनडीए 2024 का फाइनल रिजल्ट आया था। मेरिट लिस्ट आउट हो गई थी, ठीक है। तो मैंने डाल दी थी वीडियो, सबने अपना आ गया होगा तो आपका तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले आपको और आपके परिवार को भी। एंड उसमें भाई साहब अपने कुशाग्र प्रताप सिंह, तो जो मैंने पहले भी डाला था आपको, सबने भाई साहब पूछा था सर इंटरव्यू कब ला रहे हो, पीछे पड़ गए थे व्हाट्सएप कर करके। तो फाइनली हमने समय निकाला है कुशाग्र जी के साथ। तो कुशाग्र आज आया है भाई, एकेडमी आया था थोड़ा मिलने के लिए। मेरा भी मन था, काफ़ी टाइम से बातचीत हो रही थी कि मिल लेता हूँ। थोड़ा डाइट पर है बच्चा हमारा अभी, क्योंकि अभी मेडिकल चल रहे हैं। तो रैंक आई है 145 आई है। एयरफोर्स भर रखा है और फ्लाइंग चश्मा लगा हुआ था, तो फ्लाइंग फिट नहीं है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। लेकिन कैसे तैयारी करी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्चुअल में एक एस्पिरेंट ही बता पाएगा। और वही एस्पिरेंट जो बैक टू बैक पेपर निकाल रहा है। कुशागर का मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी 12th उसका खत्म हुआ था, तो उसने एनडीए 1 2024 क्लियर किया था, साथ साथ उसने एनडीए 2 2024 भी क्लियर किया। अभी एक और अटेम्प्ट है, अभी एक अटेम्प्ट और बचा है। अभी एक और अटेम्प्ट भी बचा हुआ है। कह रहा है करूँगा, बट मैंने मना कर दिया, भाई तू इतना कंपटीशन मत बढ़ा। तो ये अभी जाएगा एकेडमी, ठीक है। तो थोड़ा मैं तुम्हारे का जो भी क्वेश्चन थे ना, वो सारे क्वेश्चन अब इससे पूछूंगा। यही एक्चुअल तुम्हें सच बता पाएगा कि कितने तुम्हें प्रिपरेशन की जरूरत है। तो कुशागर क्या हाल है बेटा, क्या हाल है? सर सब बढ़िया सर, अभी बस मेडिकल्स चल रहे थे। मैं यहाँ दिल्ली बेस हॉस्पिटल में आया था। मेरा लाइक ओवरवेट का टीआर था। सो लाइक आई वाज ऑलमोस्ट 15 kgs ओवरवेट। सो आई हैव ऑलमोस्ट रिड्यूस्ड 13 to 14 kgs। अभी बस 1 kg बचा था। सो उसी के लिए मुझको 2-3 दिन और दिए थे। और कितने दिनों में घटा है ये बताना? ये ऑलमोस्ट 2 months में, लाइक जब रेकमेंड हुआ था 2 months पहले। तो बस तब से लेके लगा ही पड़ा हूँ। तो मतलब बहुत वेट घटा रहे हैं। मैं तुम्हें इसकी पुरानी फोटो भी देखोगे ना चैनल पे, आपको दिखेगी। और अब की देखो, मतलब बिल्कुल आधा सा लग रहा है मेरे को तो, एकदम ऐसे मूड गोले थे, बिल्कुल ढीला पड़ गया। ठीक है, चलो तुम्हें ना मैं एक बार ये बात करते हैं। तो कुछ अगर पता है क्या, बच्चे ना जैसे तैयारी कर रहे होते हैं ना, रिटर्न आजकल ऑनलाइन की दुनिया है ना, तो मल्टीपल ऑप्शंस है ना, ये करूँ वो करूँ, इसका करूँ ना करूँ, है ना। तो रिटर्न में अगर उसको रिटर्न निकालना है तो कौन कौन सी मेजर पॉइंट्स हैं जिन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए पहले? देखिए, तो सबसे पहली जो मेन बात है वो आपको पता होनी चाहिए कि आपके चैप्टर्स कौन से तैयार हैं, कौन से नहीं हैं। क्योंकि क्या होता है ना, काफ़ी चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनडीए में आते हैं बट आपके 12th के सिलेबस में नहीं है। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, उसमें ओमेगा वाली वो सब चीज़ें हैं, वो 11th में है, लेकिन वो सिलेबस में एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाई। मतलब कि वो आपको एकदम न्यू कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर आप 11th-12th करोगे और फिर आप जब एनडीए की ट्रिप करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था 11th-12th में। क्योंकि वो और भी ऐसे भी चीज़ है कि एकदम आसान सी चीज़ भी नहीं दे देंगे उसमें आपको। अगर वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा हो, यूपीएससी दे रहा है अगर, तो वो चाहेगा आपको कि फंसाना चाहेगा, कि तभी तो कंपटीशन बढ़ेगा। बिल्कुल। सो ऐसे में आपको रियलाइज करना है कि सबसे पहले तो आप पिन पॉइंट करिए वो कौन से चैप्टर्स हैं ऐसे जो इसमें नहीं है। प्लस आपको 11th-12th में जो आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें वो, क्योंकि उससे आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। क्योंकि वो सब चैप्टर्स तो आ ही रहे हैं। मतलब वो स्कूल वाला जो तुम कह रहे हो, वाला जो सिस्टम है में पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक अच्छे स्ट्रॉन्ग पढ़ो। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दूसरा देख ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मत सोचिएगा कि 11th-12th यार मैं कर लूंगा, एनडीए की प्रिप कर रहा हूँ मैं तो अभी। एनडीए की प्रिप में आपकी 11th-12th की मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो आप फिर एनडीए का भी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एनडीए तो फिर एक लेवल ऊपर ही है उससे। सो आपको ये अच्छे से करना है कि आप 11th-12th अपनी अच्छे से करिए। फिर जो चैप्टर्स आपके 11th-12th में नहीं थे वो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और आपको जो भी कोर्स अच्छा लगे, जो भी कर रहे हो आप, जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से मन से करो, पूरा करो। काफी बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ा सा पढ़ा वहाँ से, फिर कहीं और चले गए। अब वो टीचर बदल लेते हैं। ऐसा होता है, एक ही चैप्टर को ही 4-5 टीचर से पढ़ रहे हैं, तो वो तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। अब हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। कोई टीचर शायद आपके पहले 2 क्लास में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स करा दे, कोई टीचर अपने 4th क्लास तक आपको पूरा मतलब बेस से चला रहा है, अच्छे से शुरू में इंट्रोडक्शन दिया, फिर 3री-4थी क्लास से एकदम हाई लेवल क्वेश्चन करवाने लगा एनडीए वाले। तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरी क्लास तक ही गिव अप कर दिया, फिर कहेंगे टीचर बेकार है। ये होता है। नहीं, जैसे कि ये चीज़ों का तो देखो, अब पीवाईक्यू अगर हम बात करें
जैसे कि पहली पॉइंट तो हो गया कि हमें जो जो टॉपिक्स नहीं है उन पे पहले देखना है कैसे हो रहा है ना। जैसे कि अपना जो बैच भी चलता रहता है यूट्यूब पे, परिणाम बैच, है ना, ये सब भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है, राइट? तूने भी फॉलो करा? हाँ, मैंने फॉलो किया था वो, है ना। मैंने लाइक जब लास्ट 15 डेज बचे थे तो मैं जो टॉप 30 सीरीज जो सर की चलती थी, टॉप 50, टॉप 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जैसे था उसका सीरीज, तो मैं वो चला लेता था। और फिर जितने भी क्वेश्चन थे ना, आई मेक श्योर कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया इनमें से तो मैं कर पाऊँ, क्योंकि मैं वो सब जो भी जिसमें अटकता था वो नोट कर लेता था मैं, कि यार ये क्वेश्चन अटक रहा था, ये शायद एग्जाम में आ भी सकता है। तो वो मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता कि अगर वैल्यूज चेंज करके ही तो आता है। अब PYQ थोड़ी बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा, डेटा ही तो बदलेगा भाई। तो आपको मेथड आ गया एक बार, तो आप फिर कर ले जाओगे। तो फिर आप इस पे ज़्यादा जोर दीजिए लास्ट के 1-2 मंथ में कि PYQs ढंग से लगाइए, क्योंकि अगर PYQs ही अकेले लगा के चले जाओगे ना तो कट ऑफ तो क्लियर हो ही जाएगी। हो जाएगा। मतलब PYQ का अगर मैं तुमसे पूछूं, PYQ का क्या ऐसा महत्व है, एक लाइन में अगर बोलें तो क्या बोलेंगे? तो मतलब बहुत बड़ा महत्व है। अगर किसी को कोई ऐसे बहुत स्ट्रांग नहीं है और उसको लाइक कट ऑफ क्लियर करनी है तो भाई मतलब PYQ गॉड है भाई, गॉड है। तो तुम्हें कहता हूँ मैं PYQ करो। अब ना मोस्टली एक और डाउट रहता है कि ना कितने PYQ करूँ, क्योंकि ना हर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, कम में हो जाए तो काम बन जाए, है ना। तो सर मिनिमम कितने कर लूँ मेरा पेपर निकल जाए, तो ऐसा कुछ है क्या? या फिर अब इसका ये जरूरी है? लाइक सीन ये है ना कि जैसे जो सर के मतलब कहीं पे भी टॉप 50, टॉप 70 या टॉप 30 क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, तो वो जो टॉप 30 में से एक टॉपिक से नहीं बना दिए जाएंगे कि कोई चैप्टर है उसके एक टॉपिक से। तो टीचर चाहता है कि उसमें सारे टॉपिक कवर भी हो जाएं और उसमें सारे जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं जो वो कवर हो जाएं, सारे फॉर्मूले ट्रिक्स वाले जो कवर हो जाए, है ना, उसके अंदर। हाँ। तो जो टॉप 50 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं उसमें आप सारे क्वेश्चंस कर लो। मेक श्योर करो कि उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना बचे जो आप कर ना पाओ, मतलब उसका कॉन्सेप्ट आपको ना आता हो। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने 50 थे तो 40 कर लिए यार मैंने, 10 छोड़ दिए, अब शायद हम 10 में से ही आ जाए। हाँ, तो मतलब वो अपना टॉप 50 जैसे सीरीज रहते हैं उसके कॉन्सेप्ट पे मेजर हमें ध्यान रखना है चीज़ों का, है ना। और GAT के लिए कुछ अगर हम बात करें, GAT के लिए एज सच क्या टारगेट करें? तुमने बता दिया। मैं लाइक अपना बताऊं अगर सीरियसली, तो फिजिक्स जो आती है वो आपकी 11th-12th लेवल की होती है। अगर आपने 11th-12th अच्छे से पढ़ा है तो इट वोंट बी अ हार्ड थिंग। सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री उसमें तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते हैं, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हारा PCM था? PCM ही था मेरा, है ना। और 12th में परसेंटेज कितना था? 12th में 95.4। तो भाई कुशागर का ना थोड़ा सा बेस अच्छा था स्कूल का, ठीक है। और फादर भी इसके आर्मी से ही रिटायर है, एयरफोर्स से रिटायर है, पढ़ने में शुरू से अच्छा है। तो इसका PCM से था, तो मैं तो तुम्हें बोलता ही हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री तो इसको आता ही होगा। बायो का क्या करा तूने? बायो यार 10th तक की थी। हाँ। बायो जो आती है उसमें 10th लेवल तक की आती है। मुझे याद नहीं थी। अब मैंने उसमें मतलब मान लो अगर 5 क्वेश्चन आ रहे बायो को तो 2-3 कर लिए। अच्छा, इतना PCM वालों को याद नहीं होती ना बायो, इसलिए अब वो 2 साल छूट गए ना बायो के, याद नहीं होती है। अब वो जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये तो याद आएगा कि हाँ यार पढ़ा तो था। हाँ। और GS का? GS आप मतलब GS तो आप जो YouTube पे क्लासेस चलती हैं वो कर सकते हो। करंट अफेयर्स एग्जाम से 1 हफ्ते पहले से जो टॉप सीरीज आने लगती है, मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स, वो पढ़ते रहो। और सिर्फ उनके भरोसे मत रहना, पहले से भी अपना थोड़ा आँख नाक कान खुले रखना, चालू रखना। मतलब अखबार पढ़ना वगैरह जरूरी है ऐसा शुरू से? मैं प्रेफर करूंगा कि आप टाइम बचाने के लिए YouTube पे ही NDA रिलेटेड करंट अफेयर्स देखो, क्योंकि अखबार में दुनिया भर का कंटेंट होता है। अगर कोई UPSC एस्पिरेंट भी है तो वो पूरा अखबार नहीं पढ़ता है, क्योंकि हाँ बहुत टाइम लगता है उनको। स्पेसिफिक जो उनके सिलेबस में आएगी जो चीजें सिर्फ वही पढ़ते हैं। तो हमें भी टीचर पहले से करंट अफेयर करा, हाँ, तो हमें भी स्मार्ट वर्क करना है कि अब फर्जी में कुछ भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि हम उनको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं। सही बात है, हाँ, नहीं टाइम वेस्ट होता है। तो टारगेटेड स्टडीज करिए। और जैसे इंग्लिश की बात रही तो मेरा तो लाइक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, बैकग्राउंड इंग्लिश का था ठीक ठाक, तो मुझे हर्डल नहीं आई। मैंने 50 में से 46 करे थे। अरे वाह। और 44 सही है उसमें से। तो मतलब हाथ ही थी तेरे को, इंग्लिश तूने पढ़ी नहीं है? इंग्लिश ऐसा पढ़ी नहीं। और ये जो क्वेश्चन नहीं कर पाए, जो गलत भी है, वो वैसे ही थे जो एकदम से जो अजीब अजीब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ जाते हैं कि एकदम कभी पढ़े ही ना हो, वो छोड़ भी दो। हाँ, ऐसा कोई प्रेशर थोड़ी। 50 में से बेसिक ग्रामर वाले क्वेश्चंस, रीअरेंजिंग वाले जो आते हैं उसमें वो वर्ड सेंटेंस बनाने होते हैं, तो वो सब आपको नॉर्मल कर लोगे आप। तो उसमें आपको इंग्लिश में थोड़ा अच्छा, मतलब एकेडमिक स्कूल का अच्छा रखो
जैसे कुशागर का था तो अच्छा खासा एकेडमिक था, स्कूल में पढ़ता भी था, अच्छे मार्क्स भी लाता रहा है, तो वो चीज़ इसको एनडीए में बहुत बेनिफिट मिला इसको तैयारी में, और बच्चे ने पहली बारी में निकाला। और मतलब इससे पहले एक ने अटैम्प्ट भी दिया था, एनडीए 2 का भी दिया था ना 2023 का, लेकिन वो मजे में चला गया, इसको जाना था नहीं, घर आ गया वापस। और फिर एनडीए 1 के लिए सीरियस हुआ था तो वो भी निकाला, एनडीए 2 2024 भी निकाला हुआ, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा एसएसबी का एक्सपीरियंस ले लेते हैं। डर बैठाया हुआ होता है एसएसबी वगैरह का, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थोड़ा सा एसएसबी का एयरफोर्स का ना एक्सपीरियंस दो। मतलब अगर हम बात करें जैसे कि स्क्रीनिंग से लेके फर्स्ट डे की से लेके, है ना, स्टोरी में क्या बातों का ध्यान रखूं? सीन तो ये था कि वहाँ पे मतलब पहले दिन आप रिपोर्ट करोगे 6 o'clock 6:30 ऐसे रिपोर्ट करवाते हैं, फिर थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका, फिर आपको वही हॉल में ले जाया जाता है जो ऑडिटोरियम होता है वहाँ पे आपके फिर आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, प्रॉपर पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। फिर आपका OIR टेस्ट होता है जो 50-50 क्वेश्चंस के 2 सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं, हाँ। तो उसमें आपको 2 सेट करने हैं, और फिर उसके आपको मॉक टेस्ट भी करवाए जाते हैं कि मतलब वो एक पेपर देने से पहले 10 क्वेश्चंस के एक छोटा सा सेट होता है कि आप एक बार एक्सपीरियंस भी ले लेगा, आपको पेपर दिया जाएगा जैसे आपको एक्चुअल में आंसर लिखना है। अच्छा, वो भी एक ट्राई भी करवाते हैं? वो भी एक ऐसे नहीं बोल, ट्रायल रन ऐसे होती है। अच्छा, ट्रायल रन होती है? ट्रायल रन होती है, अच्छा, लाइक मेरे में तो हुई थी। अच्छा, सही है, मतलब जो कोई फर्स्ट टाइम आए तो ट्राई कर ले भाई, है ना, अच्छी बात है। कैसे कैसे मुझे अल्फाबेट्स, मतलब जो आंसर है उसके सिर्फ अल्फाबेट्स लिखने हैं, नंबरिंग लिखनी है, तो प्रॉपर ब्लॉक्स में कैसे लिखना है, तो वो सब एक आपको छोटा सा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आपको जो एक्चुअल पेपर देने जा रहे हो तो उसमें आपको डिसएडवांटेज नहीं रहेगा कि मैंने पहले कभी ये सब किया ही नहीं। तो और फिर उसके बाद आपका PPDT के लिए आपको स्टोरी दिखाई जाएगी। कैसे, मतलब किन बातों का ध्यान रखें, कुछ 1-2 पॉइंट में? देखो, जो उसमें जो परसेप्शन के लिए टाइम मिलता है ना आपको 30 सेकंड्स जो, उसमें आपको काफ़ी बच्चे करते हैं कि यार देख ली बस फिर अपना सोचने लगे, लिखने लगे। ये सब नहीं करना है। 30 सेकंड्स जो आपको मिले हैं, प्रॉपर पूरा टाइम दो इमेज को देखने के लिए, पूरा एनालाइज करो, पूरा एनालाइज करो, हाँ ना, पूरी पिक्चर देखो, लेफ्ट टू राइट देखो, टॉप टू बॉटम देखो, एक एक एस्पेक्ट देखो उसका। तो अगर आपको कुछ शायद एक्स्ट्रा चीज मिल रही है उसमें पिक्चर में, तो आपकी स्टोरी बेटर बन सकती है विद रिस्पेक्ट टू योर कंपिटिटर्स। शायद किसी ने देखी हो, पूरी ना देखी, कुछ ने कुछ डिटेल मिस कर दी उसने, आपने वो डिटेल नोटिस कर ली, आपने स्टोरी मेंशन किया, ये इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ पे कि आपने ऑब्जर्व अच्छे से किया, काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उससे। तो वहाँ से फिर वो स्क्रीनिंग में हेल्प होती है सारी की सारी। स्क्रीनिंग फिर आपने स्टोरी वगैरह होता है, हाँ, स्टोरी आपने जब ये लिख ली, फिर इसके बाद आपको दूसरे हॉल में ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपका डिस्कशन होता है। पहले इंडिविजुअल नरेशन होगा, फिर आपका डिस्कशन शुरू हो जाता है। आपके तीनों ऑफिसर्स सामने बैठे होते हैं, 7 सर्कल में ऐसे बैठाया जाता है। फिर आपको राउट बैक कर दिया जाता है, फिर आपको लंच कराया जाता है। लंच अच्छा होता है, ठीक है। फिर आपको रिजल्ट्स बताए जाएंगे, स्क्रीन इन हुए, हाँ, चेस्ट नंबर तो लाइक पहले ही अलॉट हो जाते हैं, स्क्रीनिंग के टाइम भी, स्क्रीनिंग के टाइम ही अलॉट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो स्क्रीन इन हो गए और स्क्रीन आउट हो गए, तो जितने बंदे स्क्रीन इन हो गए उनको फिर नए चेस्ट नंबर दिए जाते हैं। मेरा जब मैं मतलब स्क्रीनिंग के लिए गया था तो मैं 21 था, और जब मैं स्क्रीन इन हो गया तब मेरा 14 हो गया था, क्योंकि वो नंबर रिड्यूस ही हो जाता है। ये याद रहेगा तेरे को लाइफ टाइम ना, 14 याद रहेगा 14 याद, क्योंकि आगे भी डॉक्यूमेंट्स में आपकी पहचान है वो, सही बात है। सब जगह आपको लिखना इतना बड़ा, देखो छोटी मोटी एक दिन की मेहनत नहीं होती है कि एक महीने पहले लगा था और निकल लिया, लंबा सफ़र रहता है, बहुत स्ट्रेसफुल रहता है बच्चे के लिए इस उम्र में, राइट। इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना, छोटा मोटा कोई है नहीं, UPSC कंडक्ट करवाता है वो निकालना, उसके बाद SSB मतलब वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू वो भी निकालना, और एयरफोर्स के लिए जा रहे हो तो आप समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा हर्डल्स का होता है। तो ये सब करना आसान बात नहीं होती है। तो ये चीज़ें मेमोरी की तरह रहती है, राइट। सबके सब याद रखते हैं कि मेरा क्या वहाँ पे चेस्ट नंबर था, राइट। तो उसके बाद फिर कुछ ऐसा जो हमारा लास्ट पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसमें कुछ अलग से कुछ ऐसा स्पेशल पूछा, मतलब वहाँ पे अलग से? तो लाइक अगर आपका फ्रेशर अटेम्प्ट है तो उसमें आपका मेजॉरिटी आपका पर्सनल लाइफ से ही पूछते हैं। वो जो फॉर्म भरा होता है PIQ, हाँ, जो PIQ फॉर्म जो होता है उससे तो पूछते हैं। उसमें भी आपकी सारी पूरी लाइफ की डिटेल्स रहती हैं, आपके सारे परसेंटेजेस, आपकी सारी अचीवमेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में, और सब कुछ रहता है उसमें। और आपसे पर्सनली फिर से पूछते भी हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने लिख दिया तो बस उसमें पढ़ के वो बंदा कि ठीक मैंने पढ़ लिया। अच्छा, फिर आपसे पूछेंगे भी आपकी फैमिली के बारे में। एक सेट मतलब उसमें एक CIQs बोला जाता है, इनको कंपल्सरी इंटरव्यू क्वेश्चंस। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि लाइक 5 to 6 क्वेश्चंस एक लाइन से बोल देते हैं वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर, फिर आपको उसी ऑर्डर में उनके आंसर देने होते हैं। अच्छा। उन्होंने 5-6 क्वेश्चन बोल दिए, फिर बोलते हैं यू मे स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, जो भी था फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन यू स्टार्ट आंसरिंग टिल द लास्ट क्वेश्चन।
फिर हो जाएगा तो फिर वो नेक्स्ट सेट पूछेंगे। ऐसे 2-3 सेट होते हैं, 3 सेट होते हैं। क्वेश्चन हमें याद रखने होते हैं या वो रिपीट कर देते हैं? देखिए वो क्वेश्चंस काफ़ी जेनरिक होते हैं, वो आपको किसी भी कोचिंग वोचिंग में बता दिए जाते हैं पहले से। वो सब जगह हर बार सेम पूछे जाते हैं, सेम ऑर्डर में भी, स्पेशली फ्रेशर अटेम्प्ट में वो सेम ऑर्डर में भी पूछे जाते हैं। जो आपको कोचिंग में बताया जाएगा जिस ऑर्डर में, सेम उसी डिट्टो ऑर्डर में भी पूछ लेंगे वो। अच्छा, रिपीटर्स के में कर देते हैं ऐसे कि मिक्स कर दिए, जंबल कर दिए, या 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ। अच्छा। तो वो आपको उसी ऑर्डर में करना है। और अगर आप भूल भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार पूछ लो। जैसे पहले दोनों सेट तो मेरे सही गए थे, मैंने सारे बता दिए थे, मुझे याद थे। तीसरे सेट में मैं एक क्वेश्चन लास्ट का भूल गया था। अच्छा, लेकिन मुझे इतना पता था कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। फिर क्या बोला? तो फिर मैंने बोला कि सर आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, सो ही टोल्ड मी कि ट्राई टू रिमेंबर। हाँ, सो मैंने 15 सेकंड दिए, कुछ 15 सेकंड शांत बैठा रहा, सोच रहा था, फिर याद आ गया वो। अच्छा, तो फिर मैंने आंसर कर दिया, बस ठीक है, मूव ऑन कर गए उसके बाद से। मतलब तो ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया आपने भूल के क्वेश्चन, ये तो हाँ एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट कर लो, ज़्यादा ठीक है। क्योंकि आप सोचो कि मैंने 4 क्वेश्चन का आंसर कर दिया, बस मैं चुप हो गया, इंटरव्यू अपना आगे पूछने लगेगा, तो आपको ये लगेगा कि मैंने तो पागल बना दिया इसको। बट ऐसा नहीं है, उसका रोज का काम है, तो उसको पता है कि कहाँ कौन बच्चा क्या कर रहा है। कर सकता है, सही बात है, वेरी गुड। और दूसरा क्या कहते हैं, ये सब के बाद जैसे कि ख़त्म हुआ, रिकमेंडेशन की न्यूज़ आई, खुशियाँ कैसी घर में कुछ हुई थी या रोक के बैठे थे? अभी नहीं, अभी मेडिकल बाकी है। मेडिकल के लिए भी सीन था, और फिर मेरिट लिस्ट की भी, मेरिट लिस्ट का भी इशू था। तो मतलब खुशी तो थी ही घर में, हाँ, खुशी तो खैर थी ही घर में, बट ये था कि यार दिस इज नॉट द एंड, कि अभी सिलेक्शन नहीं हो गया मेरा। एसएसबी में भी आपसे यही बोल के भेजेंगे, दिस वाज योर रिकमेंडेशन नॉट योर सिलेक्शन। अच्छा, वो स्पेसिफिकली जब लास्ट में रिजल्ट अनाउंस होने से पहले, जब आपको हॉल में बैठाया जाता है, सारे लोगों को लाइन से बैठा देते चेस्ट नंबर वाइज, फिर चेस्ट नंबर कॉल आउट होता है जो रिकमेंड हुए हैं। तो उससे पहले एक ऐसे मोटिवेशन स्पीच दी जाती है फॉर दोस्त जिनका अगर नहीं होता तो आप डिसहार्टन मत होइएगा और अटेम्प्ट दीजिए। वैसे अब्दुल कलाम का भी नहीं हुआ था, ऐसे सब चीज़ें बताएंगे। तो यही होता है कि उसमें बताते हैं क्या आपका आप रिकमेंड हुए हो, अभी रास्ता लंबा है। अभी फिर मेडिकल में जाना है। मेडिकल तो अपने हाथ में है नहीं, मेडिकल अपने हाथ में। अब जैसे वेट वाली चीज़ है वो आपके हाथ में है। अब आपके ब्लड रिपोर्ट से कुछ लोगों के बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, स्पाइन में कुछ एक दो लोगों के काफ़ी लोगों के स्पाइना बाइफिडा करके होती कंडीशन। अच्छा, हाँ, स्पाइना बाइफिडा। मेरे साथ के जो रिकमेंड हुए थे उनमें 2-3 लोगों के निकल गया था। वो बाय बर्थ होता है, तो उसमें फोर्सेस में दिक्कत आती है। वो नॉर्मली लाइफ में दिखता नहीं है ऐसी बीमारी, ऐसे वो दिखता भी नहीं है। वो जब एक्सरे होगा, सीटी स्कैन एमआरआई होता है सब, उसमें डिटेक्ट होता है, उसमें डिटेक्ट होता है। तो फिर वो मतलब अनफिट कर देते हैं उसमें मोस्ट प्रोबेबली। आपको टीआर तो मिल जाएगा पहली बार, फिर जब एएमबी में भी जाओगे तो वहाँ पे जैसे अभी मेरे साथ में अभी जैसे चल ही रहा है मेरा, तो एक भैया थे, उनको अभी अनफिट डिक्लेयर किया है। अच्छा, हाँ, क्योंकि मतलब डॉक्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिसको ये दिक्कत है स्पाइना बाइफिडा वाली, तो वो जब हैवी ड्यूटी काम करेगा, कूद फांद रहा है, स्पाइन पे दिक्कत आती है, तो वो उसकी पैरालाइज भी हो सकता है वो। अच्छा, तो एज अ डॉक्टर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि मैं इनको अनफिट करूं ताकि इनको दिक्कत ना आए, इस पे काम कर सके। हाँ, ठीक करने पे काम कर सके। हाँ, ठीक करने पे काम कर सके। प्लस सब जगह इतना एक्सटेंसिव काम नहीं होता कि सब जगह आपको इतनी ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने का अगर ये फोर्सेस आपके लिए नहीं है तो और भी अच्छी जॉब्स हैं, और भी अच्छी जॉब्स हैं। और दूसरा टीआर पे ऐसा तो कोई रिजेक्शन होता नहीं है ना, मतलब टीआर लाइक आपको सब चीज़ के लिए मिल जाएगा। अब देखिए आपके हाथ में नहीं है वो, आप जो सरफेस लेवल चीज़ है, जैसे वेट हो गया, और अपनी आंख बचा के रखो, जिसको एयरफ्लोस में फ्लाइंग के लिए जाना है भाई, अपनी आंख बचा के रखो। 0.5 नंबर पे भी बाहर कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, 0.5। उनके चश्मा आज तक नहीं लगा था, उनको पता भी नहीं था कि उनके एक आंख में 0.5 नंबर है। अच्छा, वो नॉर्मल घूम रहे थे, नॉर्मल घूम रहे थे, उनको कुछ आइडिया नहीं था, उनको सब ठीक है। क्योंकि होता क्या ना कि एक आंख आपकी अगर एकदम परफेक्ट है, दूसरी आंख में 0.5 है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप एक आंख बंद भी कर लो ऐसे, तो अभी आपको बहुत हल्का सा ब्लर समझ में आएगा, तो आपको ये तो नॉर्मल होगा शायद, एक आंख बंद करके देख रहा हूँ इसलिए। तो वो जब आप अनलेस मेडिकल टेस्ट नहीं करवाओगे अपना, आई टेस्ट नॉर्मल किसी भी लेंस कार्ट या कहीं पे भी चले जाओ यार, सब जगह फ्री टेस्ट होते हैं, फ्री में होते हैं, किसी भी में चले जाओ, तो यार वहाँ पे करवा लो अपना एक बार, तो आपको थोड़ा पहले से आइडिया रहेगा, फिर बचा के रखना। काम कर लेंगे उसके ऊपर, है ना, काम कर लेंगे और बचा के रखो अपने, बचा के रखो आके। मतलब स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा कम करना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम, और फिर मतलब
हाँ मतलब वही है कि अपने प्रॉपर आई पे स्ट्रेन मत दो ज़्यादा, मत दो ज़्यादा, सही आप फिटनेस मेंटेन रखो। फिटनेस मेंटेन रखो। बाकी जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स और जो अंदर स्पाइन का उस एक्सरेज और वो सब वो आपके हाथ में है नहीं। अपनी तरफ से बेस्ट करते रहो। हाँ। बाकी तो जो अपने हाथ में है नहीं, अंदर जो हो रहा है ना। आपकी किस्मत में होगा तो आप मेडिकली फिट हो भी जाओगे, और नहीं होगा तो इसका मतलब आप बेटर चीज़ों के लिए बने हो। हाँ वेरी गुड। और एक और चीज़, हाँ एक और दम क्वेश्चन याद आया कि जैसे इंटरव्यू चला प्रॉपर, वहाँ पर PIQ में डिस्कस हुआ, सब कुछ इंग्लिश में तुम कम्युनिकेट कर रहे हो गए ना, तो बच्चे पूछते हैं कि क्या मैं इंग्लिश हिंदी दोनों यूज़ कर सकता हूँ? मतलब ये रहता है कि आप कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही रहें। अगर आप अटक रहे हैं तो अटकने से बढ़िया कि हिंदी में बोल दो। अच्छा, तो कुछ ऐसा उनको वो तो नहीं लगता कि इंग्लिश नहीं आती है ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है कि यार देखो वो आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है। हाँ। आपके इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे कि आप कितना फ्लुएंट बोल रहे हो। मतलब नहीं भी आती, टूटी फूटी आती तो हिंदी में बोल लो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, नहीं बोल पा रहे हो, अटक रहे हो, हिंदी चालू कर दो। फिर कोशिश करो वापस इंग्लिश पे आ जाओ। ऐसा नहीं कि एक बार हिंदी में चालू कर दिया और इंटरव्यू ने भी आपसे हिंदी में एक क्वेश्चन पूछ दिया तो बस आप पूरे इंटरव्यू अब हिंदी चला रहे हो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब आप कोशिश करो इंग्लिश में रहो, नहीं हो पा रहा है हिंदी पे आ जाओ, फिर वापस इंग्लिश पे आ जाओ। क्योंकि जरूरत तो देखो इंग्लिश की है ही है। हाँ। आगे आपकी कहाँ पे ड्यूटी आती है, पोस्टिंग कहाँ आती है, वहाँ पे कैसी लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज बैरियर ना रहे, कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। जितना आपसे हो पा रहा है इंग्लिश का उस टाइम पर उतना बोलते रहो। एकदम ही अटक जा रहे हो तो हिंदी आ जाओ, तो हिंदी आ जाओ, तो हिंदी आ जाओ। और ऐसा नहीं होगा, बेसिक सेंटेंसेस भी होते तो आप वापस इंग्लिश पे भी आ जाओगे। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला अभी हिंदी में, फिर आई कैन गो बैक टू इंग्लिश, हाँ, बस ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब सब जवाब दे दिए हैं खुशागर ने। ठीक है, लड़के की भाई 145 रैंक आई है, सब कॉन्ग्रेचुलेट कर देना। मुझे तो बहुत खुशी हुई है, कब से मेरे साथ एक कनेक्शन में था, बातचीत में था। मेहनती बच्चा है, देखो एकेडमिक बहुत अच्छा है और इतना आसान नहीं होता ये रैंक लाना। ठीक है, लगता है कि यार मैं भी ले आऊँगा, लेकिन पता है जो करता है मेहनत उससे पूछो कितनी मेहनत लगती है। बाकी तुम भी मेहनत करो, सारा कुछ इसने बता दिया आपको, रिटर्न का भी कैसे आपको करना चाहिए, चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। SSB में क्या होता है, पूरी इसने सही चीज़ बताई है कि एक चीज़ इसका ध्यान रखो। प्लस ऊपर से एक बात और रह गई कि मेरिट लिस्ट में यार रैंक अगर अच्छी चाहिए ना तो रिटर्न अच्छे से करके जाओ। रिटर्न मतलब अच्छा करो। SSB के मार्क्स आपके हाथ में नहीं है ना, आप कभी डिटरमाइन कर पाओगे। यही तो बोलता हूँ इनको, रिटर्न मारो 400 नंबर, 420, 25 इतना मारो। जो अभी जो ऑल इंडिया रैंक 3 आया, जो ऑल इंडिया रैंक 5 आया है, मेरे साथ के ही है वो। एक तो रेकमेंड हुआ था साथ में, एक मेडिकल्स में मिला था मुझको। तो हम लोग बात होती है अभी भी साथ में ही, अभी बेस हॉस्पिटल में ही वो लोग हैं। अच्छा हाँ तो सबके रिटर्न में अच्छा स्कोर है। तो उनका ही रिटर्न में अच्छा स्कोर, एक का IIT निकल रखा, दोनों का IIT निकल रखा था। तो उनकी मैथ्स बहुत तगड़ी थी। तो इनको बताना, मैथ्स जो ऑल इंडिया रैंक 3 है उसने मैथ्स करे चैनल पे क्यों नहीं कर रहे, उसने 120 में से कुछ 110 या 100 क्वेश्चन करे थे। अच्छा, तो आप सोच रहे हो लेवल क्या होगा इन लोगों का। 120 में से 110 तक अटेम्प्ट कर रहे हैं। अच्छी तैयारी कर रखी है, तो बहुत अच्छी तो क्या रीजन है अच्छी है यार? इसलिए कहता हूँ रेगुलर देखो, मैथ्स की क्लासेस चल ही रही हैं, GAT की भी चल रही हैं। थोड़ा सा जो बातें कह रहे हैं ना, एक एक बात का ध्यान रखो। 100% अगली बारी तुम भी यहाँ पे बैठे होगे, तुम्हारे साथ भी, मतलब इसको तो मैं लड्डू नहीं खिला सकता, इसका वेट का हो रहा है। ठीक है, तुम्हें ज़रूर खिला दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपके कुशागर ने सारे आंसर दे दिए होंगे। बार बार व्हाट्सएप कर रखा था, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, कुशागर उसका भी आपको, या फिर मैं ही आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, बाकी मेहनत करो अच्छे से और कॉन्ग्रेचुलेट करो भाई, आपके सीनियर हैं, अब तो अकेडमी में मिलेंगे आपको, थोड़ा ध्यान रखना भाई बच्चे। ठीक है, चलो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।